नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी। शो है बात भारत की। भारत आज दुखी है। भारत की एक भारतीय पहलवान ओलंपिक के सफ़र में उनका सफ़र ऐसे अचानक ख़त्म हुआ, उसे लेकर पूरा देश हैरान है। लेकिन क्या खेलों के लिए सिर्फ खिलाड़ी जिम्मेदार होते हैं? क्या होती है सरकारों की भूमिका? क्या होती है खेल संघों की भूमिका? इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार प्रदीप मैगजीन। मेरे साथ रहेंगे मेरे साथी द वायर के पत्रकार अतुल हुवाले। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है अतुल। पहला सवाल जो मेरा है वो ये है कि जो विनेश फोगाट के साथ हुआ, ये जो स्थिति है, उसके बाद तमाम तरीके के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ये सभी लगाए गए। लेकिन अगर किसी खिलाड़ी का वज़न, जिस तरह से हमें नियम बताए जा रहे हैं, अंत में जब मेजर किया जा रहा है और उनका वज़न ज़्यादा मिल रहा है, इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार माना जा सकता है? क्योंकि हर खिलाड़ी के पास, हम जानते हैं, एक स्टाफ होता है जो उनके वाइटल्स पे नज़र रखता है। तो क्या देखिए, ऐसे नियम? ये जो वेट का मामला है ना, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है स्पोर्ट्स में। स्पेशली जो जैसे वेट लिफ्टिंग हुआ, रेसलिंग हुआ, बॉक्सिंग हुआ, इसमें जितने भी खिलाड़ी हैं वो ज़्यादातर अपने नेचुरल वेट से कम वेट कैटेगरी में फ़ाइट करना चाहते हैं, क्योंकि सबको एडवांटेज मिलता है। इनका सबका जो नेचुरल वेट है वो जिस वेट कैटेगरी में ये फ़ाइट कर रहे हैं उससे ज़्यादा होता है। जैसे विनेश का ही आप लीजिए, वो 57 केजी की है, तो वो 53 केजी में फ़ाइट किया करती थी, 4 केजी। तो ये क्या करते हैं, अपना वेट को कंट्रोल रख, जैसे हम भी अपना वेट कम जी। रखते हैं, वो भी स्पेशली जब बाउट्स जो वे इन होता है तो उसके लीड अप के लिए वो काफ़ी मेहनत करते हैं, डाइट अपनी घटा देते हैं या उसको, क्योंकि इनको तो एनर्जी भी चाहिए, जी। न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए जी, क्योंकि अच्छे। कई बाउट्स होते हैं, उन्हें हाँ, उस एनर्जी के लेवल तो को ये मेंटेन रखना है। जिस दिन वे इन होता है उससे 2 दिन पहले या 1 दिन पहले ज़्यादा केयरफुल होते हैं, अपना वेट करते रहते हैं। और जैसे अगर कल है 8 बजे, आज मेरा वेट अगर 1 किलो बढ़ा हुआ है तो वो हम सब घटा सकते हैं, 2 किलो 1.5 किलो। आप नेचुरली अगर देखें ना, आप भी अगर अपना वेट सवेरे करें खाली पेट उठ के और शाम को करें, उसमें आपको फ़र्क आएगा, किलो 1.5 किलो का। और अगर आप एक्सरसाइज करती हैं तो ज़्यादा फ़र्क आएगा। तो इस वजह से इन्होंने जो फेडरेशंस हैं, इन्होंने बाउट के दिन, जिस दिन बाउट होता है उस दिन सवेरे सबका खिलाड़ियों का वे इन होता है। और अगर वो वेट से कैटेगरी जो 50 जैसे इसकी थी, तो जिस दिन इसका बाउट हुआ विनेश का, उस दिन इनका वेट 49.50 था, तो विद इन लिमिट्स था। पहले रेसलिंग में एक ही दिन बाउट्स हुआ करते थे, सवेरे शुरू हुआ एंड तक होता। अब 2 दिन है, अब फाइनल जैसे नेक्स्ट डे है, जी। तो नेक्स्ट डे भी वे इन होता है, उसी सुबह। तो उसी सुबह। अब जैसे सवेरे 49.50 है, आपने वे इन किया एक दिन पहले, आपने बाउट्स लड़ी, बाउट ख़त्म हुआ, तो आप डिप्लीटेड हैं, आपकी मतलब फ्लूइड्स आपके आपने लिए नहीं है, तो आप फिर उसके बाद बाउट के बाद दोबारा अपने आप को खाना एनर्जाइज करेंगे जी। एनर्जाइज करेंगे। लेकिन आपको ये भी ख्याल रखना है कि अगले दिन मेरा वेट उतना ही मेंटेन रहे। कम आना जी। चाहिए। तो विनेश के केस में ऑब्वियसली जो एनर्जाइज करने के लिए उनका वेट थोड़ा शायद एक्सीड कर गया होगा, तो अब इन्होंने सारी रात कोशिश की एक्सरसाइज कर करके, पानी तमाम ना पी तरीके। के जी। वेट घटाने की, लेकिन 100 ग्राम ज़्यादा वेट फिर भी नहीं। निकला। तो मेरा, जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा नहीं मानना यहाँ कोई कॉन्स्पिरेसी देखनी चाहिए। ये तो विनेश ही बता सकती है कि अगर उसको डाउट है कि उसके जो हो सकता है कि वो उतने कॉम्पिटेंट ना हो, ये हो सकता है, मे भी कुछ किया जा सकता था जो वो कर नहीं पाए, बट इसमें कोई डेलिबरेट या कोई देखना मेरे ख्याल से गलत होगा। जी। अगर हम बात करते हैं जिस तरीके की जो खेल संघों की भूमिका रहती है, जब कोई भी खेल होता है, पिछले तमाम उदाहरण हमारे पास हैं कि देश के खेल संघ जो आपने कॉम्पिटेंसी की बात कही, मैं वहाँ से इसे जोड़ रही हूँ। तो ये जो स्टाफ है, जैसे अभी भी एक जो क्रिटिसिज्म आ रहा है उभर के, वो ये है कि खिलाड़ियों से ज़्यादा संख्या में जो उनके साथ लोग गए हैं वो है। तो क्या ऐसा कोई देखिए, तुलना की जा यहाँ सकती है? यहाँ पे जो कॉन्स्पिरेसी या यहाँ पे जो विक्टिमाइजेशन जो विनेश की हुई है, वो इंडिया में ही पहले हुई। अब देखिए, उन्होंने प्रोटेस्ट किए क्योंकि उन्होंने चार्जेस लगाए, अपने ही फिर पावरफुल फेडरेशन प्रेसिडेंट होता है, वही सारा डिसाइड करता है, वो एमपी था, बीजेपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर था। तो उनके खिलाफ ना ही विनेश ने, सिर्फ बाकी रेसलर्स ने जी। भी जो चैम्पियंस हैं, उन्होंने एलिगेशन लगाए
किसी ने सुनी नहीं, उनको धरना करना पड़ा, प्रोटेस्ट करना पड़ा, तब भी किसी ने सुना नहीं। फाइनली क्योंकि इतना प्रेशर पड़ गया तो एक टोकन डिसीजन लिया गया, जिसमें ऐसे केसेस में तो जनरली देखा जाता है कि एकदम अरेस्ट हो जाती हैं, वो प्रेसिडेंट अरेस्ट नहीं हुए, उन पे एफआईआर तो हुआ सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। उसके बाद क्योंकि विनीश 53 केजी में फ़ाइट करती थी, उनका एक ऑपरेशन भी हुआ जी। वो फिट नहीं थी, तो उन्होंने फेडरेशन से रिक्वेस्ट किया कि उनको वो 53 केजी का बाउट बाद में वो लड़ेंगी, क्योंकि वो अभी तैयार नहीं है। फेडरेशन ने माना नहीं, उन्होंने ट्रायल्स 53 की कराई, जिसमें विनेश ने पार्टिसिपेट तो किया, लेकिन वो फिट नहीं थी, वो हार गई। फिर क्योंकि वो इतनी कीन थी जाने के लिए, उन्होंने कहा मैं 53 की बजाय 50 में अपना वेट कम करके जाऊंगी, जिसमें उन्होंने क्वालिफाई किया, वो गई। तो आप देखिए ना, एक चैम्पियन एथलीट के साथ आपने ऐसा इल ट्रीटमेंट किया है, आपने उसको मेंटली टॉर्चर किया, आपने उसको इसके बजाय कि विनीश को स्पॉट ये होता कि ये तो ओलंपिक चैंपियन बन सकती है, जो उन्होंने दिखाया यहाँ पे, वो आप उसको मतलब इतना हैरेस आपने किया। ये तो इन्हीं का कमाल है कि इन्होंने इतने ऑड्स के खिलाफ लड़ के ये वहाँ पहुँच गई। और ये बड़ा ट्रेजिक है कि वर्ल्ड चैंपियन को हरा के एक ऐसे चैंपियन को फर्स्ट राउंड में हराया जो किसी को उम्मीद नहीं थी, जिन्होंने कभी कोई बाउट ही नहीं अपना हारा। 82-0 हो गया था उन्होंने वो, तो ऐसे को हराना और उसके बाद फाइनल में पहुंचना, और सडनली ये तो एक तरीके से क्या कहा जाए, मतलब ये ट्रेजिक भी है और एक हीरोइक भी है विनीश का कि वो यहाँ तक पहुँच गई। और आज की तारीख में मेरे ख्याल से इंडियन इमेजिनेशन में इतना बड़ा स्पोर्टिंग हीरो कोई नहीं है जो वो है। जी अतुल, मैं आपसे अब सवाल करूंगी, जो एक साल बाद अगर ओलंपिक्स होने हैं तो वो साल किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और ख़ासकर हम ट्रेनिंग के लिहाज से बात करें। जनवरी 2023 से हम देख रहे हैं विनेश प्रदर्शन पे बैठी थी, आप प्रदर्शन को लगातार कवर कर रहे थे। अप्रैल में भी, जब अप्रैल 2023 में जब वो लोग आए दोबारा दिल्ली, तब आप उनको कवर कर रहे थे, आप उनसे बात कर रहे थे। तब क्या आपने ओलंपिक या फिर टूर्नामेंट्स या फिर जिस तरह से बाकी की प्रतियोगिताएं होनी थी, ट्रायल्स होने थे, उसको लेकर खिलाड़ियों का क्या रवैया दिखा था, खास तौर पे विनेश का? देखिए मीनाक्षी जी, जिस तरह से ये प्रोटेस्ट हुआ था वो बहुत ही अहम था खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि उसमें जो खिलाड़ी थे उसमें विनेश खुद थी, साक्षी मलिक थी और बजरंग पूनिया थे जो इसको लीड कर रहे थे। जनवरी में ये खिलाड़ी वहाँ पर आए, उनको आश्वासित किया गया था कि हम कुछ स्टेप लेंगे, कार्रवाई करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर से वो खिलाड़ी वहाँ पर आए अप्रैल में, और वहाँ से वो प्रोटेस्ट लगभग कंटिन्यू 1 महीने तक चला था। उस टाइम मैंने देखा कि वो खिलाड़ी वहाँ पर सुबह 6 बजे उठ के भी प्रैक्टिस कर रहे थे जी। अलग अलग रेसलर्स वहाँ आए थे, उनके साथ प्रैक्टिस कर रहे थे, और वो हर बार विनेश हो या बजरंग हो, वो पूछते थे या वो बोलते थे कि जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, हम भी मीडिया पर्सन्स 1 to 1 उनसे बात करते थे, तो वो कंसर्न थे कि आने वाले एशियन चैम्पियनशिप है, ओलंपिक्स है, उसकी तैयारी हमें करनी है। और एक जो मेंटल प्रेशर होता है वो उन पर वहाँ पर दिख रहा था कि जिस तरह से आने वाले जो टूर्नामेंट्स है उसको हम कैसे फेस करें, और ये जो चीज़ है इससे हम कैसे। जी, इसमें एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू अतुल, मैं ये भी देखती हूँ कि आप उसी संगठन या उसी संघ के खिलाफ खड़े हैं जो आपके लिए सारे फैसले लेने वाला है। आप किसी खेल प्रतियोगिता में जाने के लिए देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, कौन जाएगा, कौन सा खिलाड़ी नहीं जाएगा, ये सब डिसाइड वही संस्था कर रही है, वही संघ कर रहा है जिसके खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या ऐसा कोई डर इन खिलाड़ियों के मन में था कि इस प्रदर्शन का कोई खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा? ऑब्वियसली जब ऐसा प्रोटेस्ट होता है तब सरकार की तरफ से या गवर्नमेंट अथॉरिटी की तरफ से या खेल प्राधिकरण की तरफ से वहाँ पर कोई जाना चाहेगा उन खिलाड़ियों से बात करने के लिए। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो प्रेसिडेंट थी पीटी उषा, वो दूसरी बार वहाँ पर गई थी बात करने के लिए, लेकिन वो बात सफल नहीं हो पाई। खिलाड़ियों का मानना ये था कि उनको लिखित तौर पर दिया जाए कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन ऐसा कोई लिखित तौर पर नहीं दिया गया। उस टाइम के जो क्रीड़ा मंत्री थे, खेल मंत्री थे, वो भी वहाँ पर नहीं गई है। तो ये बहुत ही बड़ी बात सामने आई थी कि जो अपोजिशन लीडर्स है वो वहाँ पर पहुँच रहे थे दूसरी बार, हाँ, लेकिन वो फैसला नहीं ले सकती है। अपोजिशन सिर्फ वहाँ पर जाके अपना सपोर्ट दिखा सकती है, लेकिन फैसला लेने वाली तो सरकार थी।
सरकार की तौर पर ऑफिशियली कोई भी नहीं वहाँ पर गया। वो तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था। और दूसरी बात, जब ये आंदोलन पूरा समाप्त हो गया, मतलब जिस तरह से खिलाड़ियों को घसीटा, उस टाइम मैं वहाँ पर मौजूद था, जिस तरह से विनेश हो, बजरंग हो, साक्षी हो, जिस तरह से उनको पुलिस ने घसीटते हुए लेके गया, ये पूरे देश ने देखा था। और इसका मेंटल जो है, मेंटल प्रेशर जो है, और जिस तरह से बृजभूषण एक तरह से मीडिया में हो या सामने आके जिस तरह से बोल रहे थे कि दबदबा है हमारा, एक एरोगेंसी होती है, इसका भी मेंटल प्रेशर खिलाड़ियों पर था। यानी कि कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि ओलंपिक से एक साल पहले जो इतना महत्वपूर्ण साल है, खिलाड़ी ट्रेनिंग भी नहीं कर पा रहे हैं सही से और मानसिक दबाव का भी सामना कर रहे हैं। इन सब में आप सरकार की भूमिका को कैसे देखते हैं कि सरकारें क्या कर रही हैं? क्या खिलाड़ी केवल अपने लिए ही खेलता है या उसमें जो देश की जो खेल के मंत्री हैं या जो भी विभाग हैं संबंधित, उनकी भी कोई भूमिका होती है? नहीं, भूमिका तो है, बिकॉज आप ये देखिए ना कि आप यही रेसलिंग फेडरेशन को देखिए, इनका जो प्रेसिडेंट है जिसके खिलाफ ये एलिगेशंस लगे, चार्जेस लगे, वो एक बीजेपी का अहम मेंबर है, मेंबर पार्लियामेंट है। और वो कितना अहम मेंबर होगा कि सरकार ने उसको प्रोटेक्ट किया। आप देखिए ना, हिंदुस्तान में अगर सेक्सुअल एलिगेशन किसी पे लगता है तो वो मोटो मेरे ख्याल से उसी टाइम पे अरेस्ट हो जाता है। और यहाँ इसमें पे एक तो पॉक्सो का आरोप भी था पॉक्सो जिसमें जी का इसमें एक माइनर जी, हाँ, माइनर जी, उनके माइनर सिर्फ के इन्हीं साथ- 3 जी, खिलाड़ियों ने सिर्फ अपने बारे में नहीं कहा, इन्होंने तो और भी कई जी, इकट्ठे जी, किए बाद हुए में थे वो खिलाड़ी कंप्लेन के वापस लिए। ले ली गई थी, पर जो शुरुआती आरोप है उसमें पॉक्सो का मामला था तो जिसमें तुरंत गिरफ्तारी तो का इन्होंने तो बड़ी हिम्मत दिखाई, क्योंकि इनके स्टेक्स भी बड़े आए हैं। ये इनको आप जैसे कह रहे हैं कि जो इनके फ्यूचर का फेट का डिसीजन जो प्रोफेशनल है, प्रोफेशनली तो फेडरेशन ही लेगी। तो इन्होंने उसी फेडरेशन के इतने पावरफुल प्रेसिडेंट को चैलेंज किया, उनको एक्यूज़ किया। तो इसका मतलब इनको इतना ज़्यादा परेशान किया गया होगा कि इन्होंने अपना पर्सनल नहीं सोचा कि इनको कितना नुकसान होगा, इन्होंने स्टैंड लिया। अब सरकार और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने एक अक्यूज़्ड का और ऐसी एक्यूजेशन के अक्यूज़्ड का साथ दिया, तो ये तो बहुत दुखद और एक तरीके से शेमफुल बात है। और आज की तारीख में विनेश, ये तो हमें उम्मीद नहीं थी कि ये वहाँ जा पाएगी और उसके बाद फाइनल पहुँचेगी। तो ये मामला एक दफ़ा इंडिया की इमेजिनेशन में दोबारा आया है। और ये एक मतलब इससे सैड क्या हो सकता है कि आपके ओलंपिक गोल्ड मेडल वो जीत के ला सकती थी डिस्पाइट इतना कुछ होने के बाद। अगर उसको इन्होंने बैक किया होता तो शी कुड डू वंडर्स। मतलब इजीली शी जी। कुड हैव डन इट। जी, इसके साथ एक बात और है जहां सरकार की मैं भूमिका देख रही हूँ। जिस दिन विनेश के साथ ये सब हो रहा था उसी दिन संसद में जो हमारे वर्तमान खेल मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, उन्होंने ये खर्चे गिनवाए कि सरकार कितना पैसा विनेश फोगाट पे खर्च कर चुकी। नहीं, उससे क्या शेमफुल हो सकता है कि आप उस दिन आप खर्चे आप क्या क्या दिखाना चाहते हैं? आपने एहसान किया। जितने भी ये एथलीट्स हैं, चाहे वो विनेश हो, चाहे किसी भी डिसिप्लिन का भी वहाँ एथलीट क्यों ना हो, उन पे सरकार को तो खर्चा करना ही पड़ेगा। वो तो उनकी ऑब्लिगेशन नेशन को है। भाई आप चाहते हैं ओलंपिक्स में मेडल जीतें, आप जब वो मेडल जीतते हैं आप कहते हैं हमारा देश कितना महान है, तो आप उन पे पैसे नहीं खर्चे, आप उनको एहसान कर रहे हैं उन पे। क्या जितना स्पोर्ट जो ये वर्ल्ड में जितने भी ये स्पोर्टिंग कंट्रीज़ है, जो चाइना, अमेरिका, ये सारे स्टेट फंडेड है सारे, क्योंकि ये कोई क्रिकेट की तरह है नहीं या फुटबॉल की तरह नहीं है, टेनिस की तरह नहीं है कि स्पॉन्सरशिप से पैसा आता है। इन डिसिप्लिन्स में स्पॉन्सरशिप बहुत कम आती है, क्योंकि इनकी इतनी पब्लिक व्यूइंग जनरली ऐसे टूर्नामेंट्स में नहीं होती। तो इनको जब तक स्टेट फंड नहीं करेगा ये तो आपका मुल्क स्पोर्ट्स में आगे नहीं आएगा। और उस दिन आप गिना रहे हैं कि 10 लाख इस पे, 70 लाख हमने टोटल खर्चा किया है, इससे और शर्मनाक क्या बात है? जी, उस दिन उन्होंने बताया कि 2024 में 70 लाख रुपए खर्च किए गए हैं, पर 2020 में टोक्यो ओलंपिक के समय ये राशि जो थी 1 करोड़ से ज़्यादा की थी। तो हम सीधा सीधा कट देख रहे हैं कि 30 लाख का, जबकि महंगाई बढ़ रही है, पर ये 30 लाख क्यों कम हुआ है इसका भी कोई जवाब हमें सरकार से नहीं मिलता। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये जो पैसा गिना रहे हैं इन पे अकेले पे खर्च किया कि ये कंटिजेंट जो रेसलिंग का उन्होंने कंटिजेंट जो होगा। मंत्री जी का कहना था, उनका कहना था कि ये सिर्फ एक एथलीट के ऊपर और खर्च इसी किया से जी। रिलेटेड ये है सवाल है सर कि जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया कि चाइना हो, अदर कंट्रीज़ है, हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ भी है चाइना, वो
ओलंपिक का और हमारा कंपैरिजन नहीं हो सकता, लेकिन जो फंडिंग होती है, क्या अदर कंट्रीज से इंडिया में कम फंडिंग होती है और उसके रीज़न क्या है? सिर्फ ओलंपिक के लिए एक तरफ हम क्रिकेट देखें तो इतना ग्लोरीफाई करके रखा है उसको, इतने पैसे खर्च होते देखिए हैं। क्रिकेट की जो फंडिंग है ना वो स्टेट से तो आती नहीं है, क्योंकि वो खुद ही जनरेट अपना पैसा करते हैं। लोग टीवी पे देखते हैं, लाखों के करोड़ों के नंबर देखते हैं, तो विज्ञापन आते हैं, टेलीविज़न राइट्स से पैसे आते हैं। तो उसमें आप या अगर दोष किसी का है तो लोगों का है, जिन्होंने उसको इतना पॉपुलर किया, तो वन साइडेड फंडिंग हो रही है। जो ओलंपिक डिसिप्लिन्स हैं उसमें जनरली इतना पैसा नहीं है, अनलेस स्टेट फंड ना करे। आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंडिचर ना करें ग्रास रूट पे, तो आपको अपने पैसे लगाने पड़ेंगे ना, तब तक आपकी स्पोर्ट्स डेवलप नहीं होगी। जो आप जनरली स्पोर्ट्स में देखिए वर्ल्ड वाइड, इंडिया पे तो इवन मोर, जितने ओलंपिक डिसिप्लिन्स हैं, जो भी ये टॉप के भी जो आते हैं, ये बड़े अंडर प्रिविलेज क्लास से आते हैं, बिकॉज इनको वहीं पे नज़र आता है कि शायद कोई फ्यूचर बनेगा, क्योंकि कोई नौकरियां हैं नहीं, हालत तो मतलब जो इतना जो इनइक्वालिटी है वो कहाँ जाएंगे, तो वो काफ़ी लोग स्पोर्ट्स में जाते हैं। अमेरिका जैसे कंट्रीज़ में क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है, तो आप देखेंगे ना, जितने अमेरिकन मेडल्स आ रहे हैं 80% तो उनके ब्लैक्स हैं। जो एथलेटिक्स देखिए तो आपको लगता है कि शायद वेस्ट इंडीज़ की टीम होगी, ये सारे, क्योंकि ये बॉक्सिंग में ये सारे वहाँ से, बट उनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडेड है, उनको ट्रेनिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड है, उनको यूनिवर्सिटीज़ अपने यहाँ ले लेती हैं और उन पे स्पेंड करती है। अब इंडिया में खर्चा बहुत कम होता है, मेरे एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो इंडिया जैसा गरीब मुल्क हो सकता है इतना अफोर्ड भी ना कर पाए कि स्पोर्ट्स पे वो उस टाइप का खर्चा कर सके। लेकिन जितना भी परसेंटेज खर्चे का है, उसमें करप्शन इन्वॉल्व है, उसमें नेपोटिज्म इन्वॉल्व है, उसमें बायस इन्वॉल्व है। तो उसमें भी अगर हेरा फेरी हो रही है, जो लिमिटेड अमाउंट खर्च हो रहा है, तो आपको फिर मास चैंपियंस तो नहीं मिलेंगे ना। जी। इसी से जुड़ा हुआ सर मेरा दूसरा सवाल है कि जो खेल संघों की भूमिका है वो यहीं आती है कि खेल मंत्रालय है, उसके बाद उसने विभिन्न खेलों के लिए संघ बनाए। हम मानते हैं कि क्रिकेट को ज़्यादा आई बॉल्स मिलते हैं और उसके बाद में किसी भी जो खिलाड़ी को, किसी भी खेल के खिलाड़ी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे जो छवि नीरज चोपड़ा की बनी है, वो एक क्रिकेट सितारे के बरक्स बनी है, पर उसके पीछे बहुत मेहनत है और उसमें बहुत सारी, बाद में जब उन्होंने एक चैंपियनशिप जीती उसके बाद वो प्रूव कर पाए हैं इस चीज़ को, जबकि क्रिकेट का इतिहास बहुत पुराना जा रहा है। जब खेल संघों की बात आती है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास जितना भी पैसा है, जो भी आवंटन है वो खिलाड़ियों तक नहीं पहुंच रहा है। अक्सर अखबारों में हम देख रहे हैं कि खबरें आती हैं कि फला खिलाड़ी इतनी मुश्किल से ये बेचकर वो बेचकर, या जो राशियां उन्हें मिल रही हैं इनाम के तौर पे उसे, ये जो खेल संघों की भूमिका है, इनके लिए कोई निगरानी के लिए कोई हमारे पास बॉडी क्यों नहीं है? इन सब पर क्यों नहीं सवाल उठता? देखिए, जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, ये फंडिंग करती है, सब फेडरेशंस को पैसा बांटती है, ये उनको देती है, और अकाउंटेबिलिटी फेडरेशंस की मिनिस्ट्री को अकाउंटेबल है। लेकिन अगर रियलिटी में देखेंगे तो जितने स्पोर्ट्स फेडरेशन हैं वो पॉलिटिशियंस ने कैप्चर किए हुए हैं या ब्यूरोक्रेट्स ने कैप्चर किए हुए हैं। उनका इन्फ्लुएंस आधे से ज़्यादा तो शायद बीजेपी के इस वक्त हो, जो भी रूलिंग पार्टी होती हैं उनके जो मेंबर्स हैं, उनके जो इन्फ्लुएंशियल वो हैं, वो जाके हथिया लेते हैं फेडरेशंस को। तो उसमें अकाउंटेबिलिटी तो वो आंसरेबल अपने आप को ही है, क्योंकि वो खुद ही पावर में है। और ये भी देखा है कि बीजेपी गवर्नमेंट आने से पहले ये पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स तो तब भी कैप्चर कर रहे थे, अब भी कर रहे थे, लेकिन उस टाइम पे ये आइडियोलॉजिकल ड्रिवन कैप्चर नहीं था। उसमें तो फेडरेशन में आप क्रिकेट में भी देखिए, चाहे आप बीजेपी से हों, कांग्रेस के हों, वो दोनों ही इकट्ठे मिलके कैप्चर कर लेते थे। अब ऐसा हुआ है कि बीजेपी ने अपनी ही लोगों को वहाँ पे ये कैप्चर कर दिया उन्होंने। एक पार्टी ने ही पावर, जो पावर में है, तो अकाउंटेबिलिटी तो और भी कम हो गई। तो एक तो पैसा कम है, और जितना पैसा बट रहा है उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अब इन्होंने जब कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में हुई, तो तब से थोड़ा सा बदलाव आया, क्योंकि इंडिया को मेडल्स भी चाहिए था अगर आप कॉमनवेल्थ होस्ट कर रहे हैं। तो MS गिल थे स्पोर्ट्स मिनिस्टर उस टाइम से, उसके बाद माखन जी आए, इन्होंने ये चेंज किया। उसके बाद ये जो टॉप आपके एथलीट्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए और उन पे खर्चा करने लगे, जो अभी तक चल रहा है। इस गवर्नमेंट ने वो उसको आगे बढ़ाया।
तो आप टॉप एथलीट्स को पे तो पैसा खर्च कर रहे हैं, जैसे ये कह रहे हैं कि हमने विनेश पे इतना किया या नीरज पे किया, लेकिन टॉप में आने के लिए कहाँ से आएंगे? वहाँ तो कोई खर्चा नहीं हो रहा है, वो तो सारे अपने बलबूते पे टॉप पे आए। उसके बाद आपको लगा कि ये मेडल पोटेंशियली मेडल विनर है, आपने उस पर खर्चा किया, अच्छा किया, ठीक है, लेकिन उनको वहाँ पहुँच, आप किसी से भी बात कीजिए, नीरज से कीजिए या विनीश से कीजिए, साक्षी से, उन्होंने तो अपने बलबूते पे कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इन द सेंस कि कितने उन पे करेज होगी, गट्स होंगे, डिटर्मिनेशन होगी कि उन्होंने वो इस स्टेज पे आ गई कि जहाँ पे लगा कि ये मेडल जीत सकते हैं, तो चलिए हम इनको बैक करते हैं। आप अतुल सवाल पूछना चाहते थे? इसी से रिलेटेड मेरा सवाल है सर कि जिस तरह से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है स्पोर्ट्स में, क्या इससे कितना स्पोर्ट्स पीछे जा रहा है, या जो अभी आपने कहा कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, हर एक पॉलिटिशियन कोई से भी पार्टी हो, जैसे कि 2000 का ज़माना था, तब शरद पवार बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, बाद में सुरेश कलमाड़ी थे, अभी जय शाह है, आशीष शेलार है। इसको कैसे हम कम कर सकते हैं? आप ये जानना चाहते हैं कि क्यों कोई भी दल हो उन्हें स्पोर्ट्स फेडरेशन या खेल संघों में इंटरेस्ट क्यों है? आप ये देखिए कि क्रिकेट को आप लीजिए, लोधा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनकी एक कमेटी बनाई थी, ठाकुर जी चीफ जस्टिस थे, कि भी रिफॉर्म होने चाहिए, क्योंकि ये मैच फिक्सिंग का आईपीएल का मामला कोर्ट तक चला गया। उसमें उन्होंने जितने भी पॉलिटिशियंस, उन्होंने कहा कि ये नहीं बनेंगे मेंबर, कि ये बैन होंगे, यही कहा ना उन्होंने। अब क्या बोर्ड में जो भी है, जैसे अनुराग ठाकुर मिनिस्टर हैं, वो बन नहीं सकते, लेकिन उन्होंने क्या रास्ता निकाला, अपने भाई को बिठा दिया। अमित शाह जी गुजरात के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपने बेटे अमित शाह जय शाह को सेक्रेटरी वो बने हुए हैं। तो अब एक तरीके से बाय प्रॉक्सी कैप्चर हो गया इसमें। अब अगर आप इसमें कोर्ट में भी जाएं तो अब इतना एक्सट्रीम पे तो कोर्ट भी नहीं जा सकता कि कहे कि भाई उसका आपके रिश्तेदार भी नहीं हो सकते। तो ये इन्होंने लूप होल्स ऐसे लीगली ढूंढ लिए हैं, और हालांकि ये रूल सिर्फ क्रिकेट में लागू हो रहा है। ये तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जब गिल साहब थे या माखन जी थे, इन्होंने बड़ी कोशिश की, स्पोर्ट्स बिल बनाया जिसमें ये काफ़ी चीज़ें साथ थी कि ओवर 17 ही होने चाहिए। लेकिन वो क्योंकि इन्हीं बिल वो पास किसने करना है, वो तो पार्लियामेंट ने करना है, और पार्लियामेंट में यही लोग बैठे हुए हैं, वो बिल ही नहीं पास हो पाएगा। जी, एक आखिरी सवाल है सर कि जिस तरह से हमने शुरुआत की थी 1952 से, ओलंपिक की मैं बात कर रहा हूँ, 1952 में केडी जाधव हेलसिंकी में रेसलिंग में ही उन्होंने पदक जीता था। उसके बाद लंबे समय के बाद 96 में जो है वो अटलांटा में लिएंडर पेस ब्रॉन्ज जीते थे। उसके बाद 2000 में कर्नम मल्लेश्वरी, जो कि पहली महिला थी जिन्होंने देश के लिए वेट लिफ्टिंग में पदक जीता था। उसके बाद 2004 राजवर्धन राठौड़, 8 में हमारे गोल्डन बॉय थे अभिनव बिंद्रा, और उससे वो सिलसिला चलता रहा। 2012 में जैसे सुशील कुमार, 16 में साक्षी मलिक रेसलिंग में पहली महिला थी, और 19-24 का हम जिक्र करते हैं। अभी जो ये विनेश का जो हुआ है, जिस तरह से उनको डिस्क्वालीफाई किया गया थोड़ा सा वेट बढ़ने से, इससे आने वाले जो रेसलर्स है या आने वाले यंग एथलीट्स है, उन पर क्या मेंटली असर होगा, या इसका पूरा जो प्रभाव है हम हिस्ट्री से अभी देखते हैं, हम अभी थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहे हैं ओलंपिक में 2010-11 के बाद। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा प्रोग्रेशन, मतलब हम अपने हिसाब से देखें, ना कि कंपेयर करें जो पावरफुल स्पोर्ट्स नेशंस हैं, अपने हिसाब से तो हम कम से कम रोज compete कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। पहले तो एक पहले ही मेडल एक मेडल मिलता था तो उसी में लगता था कि हम्म। कमाल होगी। अब कम से कम हमारे पास 4 ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, गोल्ड भी आ 2 गोल्ड सकता है, था मतलब इस ओलंपिक्स में। तो प्रोग्रेशन तो हुआ है, लेकिन इसका असर जैसे अभी हरियाणा में देखो, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, ये भी कमाल है कि ये जो रेसलर्स हैं, विमेन रेसलर्स हैं, ये हरियाणा से आ रही हैं, और ये वो पेट्रियार्की फाइट करके आ रही हैं। और ये जो खबरें भी आ रही हैं कि वहाँ पे पेरेंट्स कह रहे हैं कि हम अपनी लड़कियों को थोड़ा सा डर, डर दिमाग में बैठ गया कि हम तो फिर ऐसी जगह अपनी लड़कियों को अकेले भेज रहे हैं, अकेले जहाँ पे ये प्रेडेटर्स हैं, तो उसका नेगेटिव असर तो होगा। लेकिन जो विनेश ने ओलंपिक्स में करके दिखाया है, ये भी एक उल्टा इंस्पायरिंग स्टोरी भी बन गई है
कि आपके इतना साथ सब कुछ होने के बावजूद भी आप हाँ। फाइट कर सकते हैं। तो इसका लेसन जो डिपेंड करता है, तो मेरे ख्याल से ये ट्रेजिक भी है बट इंस्पायरिंग भी बहुत है। इसी से जुड़ा सर मेरा जो सवाल था वो यही था कि क्या जो भी संघर्ष रहा पिछले 1 साल में पहलवानों का, उसने हतोत्साहित तो किया है, पर फिर भी प्रेरणा कहीं ना कहीं से लोगों को मिलती है। लेकिन ये जो खेल संघों का रवैया है, जो सरकार का रवैया, जैसे आपने कहा कि जो शुरुआत से खिलाड़ी आ रहे हैं उनको तब से सपोर्ट चाहिए, बहुत छोटे लेवल से, जो ग्रास रूट लेवल है वहाँ से, उसके लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। तो क्या जो हतोत्साहित हो रहे हैं वो प्रोत्साहित हो जाते हैं, ये उनका अपना विवेक है, पर हमारी सरकार या हमारी व्यवस्था या हमारे स्कूल्स या हमारे यहाँ जो अभिभावक हैं, परिवार हैं, क्या वो जो ग्रास रूट से निकलने के लिए अगर कोई चाहता है कि वो खिलाड़ी बने या किसी भी स्पोर्ट्स में जाए, उसके लिए क्या बदलाव आ सकते हैं? देखिए, ये तो बड़ी एक सोशल प्रॉब्लम है इंडिया में। इनइक्वालिटी है, कास्ट रिडन इतना है, छुआछात की अभी भी मतलब एग्जिस्टेंस है, चल रहा है, करप्शन इतनी ज़्यादा है। तो इससे बाहर निकलने के लिए तो एक माइंडसेट चेंज होने की ज़रूरत है। नहीं तो हम ऐसे ही प्रोग्रेस होती जाएगी कि 1 गोल्ड जीत गए, 2 जीत गए, कोई आ गया। अदरवाइज़ तो मेरे ख्याल से हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते कि हम चाइना अमेरिका तो छोड़िए, छोटी-छोटी ऑस्ट्रेलिया देखिए, हाँ। उनकी पॉपुलेशन दिल्ली से भी कम है। वो 3rd और 4th है मेडल टेबल जी, पे। टॉप 5 में मेडल आते टैली हैं। में वो हाँ, टॉप 5 में वो है। जी 18 जो मैंने देखा था, 18-19 गोल्ड तो अभी तक टॉप जीत 5 चुके थे। जी वो देखिए ना, उन कंट्रीज़ में इक्वालिटी इतनी लेवल की है, और दूसरा एक्सेस इतनी स्पोर्ट्स की इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंडिया में मुझे, और इंडिया का बजट कितना बढ़ेगा? आपके हेल्थ केयर में ही बजट नहीं है, तो स्पोर्ट्स तो क्या प्रायोरिटी होगी इंडिया के लिए? तो मतलब मैं पेसिमिस्टिक ब्लीक फ्यूचर नहीं प्रोजेक्ट कर रहा, बट मेरे ख्याल से ये ठीक है, 4 मेडल जीते हैं, 8 जीत जाएंगे, 15 टोटल जीत जाएंगे। अभी नियर फ्यूचर में मुझे नहीं लगता कि हम कोई कमाल करने वाले हैं। जी, यानी कि सरकार को निर्णय लेना होगा कि अगर वो खेलों पे चाहती है, उनको बढ़ावा दे, उसे पदक चाहिए, तो उसे खुद भी निवेश करना होगा और आगे बढ़ाना होगा। बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रास रूट लेवल पे एम्फेसाइज करिए। आप टॉप लेवल तो ठीक है उनको दीजिए, लेकिन बेसिक प्रायोरिटी आपकी तो ग्रास रूट होनी चाहिए, जी, जहाँ से वो खिलाड़ी जहाँ निकल से के वो आए। खिलाड़ी आएंगे। जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।